शुरुआत करते हैं इस एक्सप्लेनेर की, जहां हम पारंपरिक राजस्थानी जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक बेहद दिलचस्प यात्रा और ऐतिहासिक कानूनी सुधारों का विश्लेषण करेंगे। अगर एक रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो स्रोत सामग्री हमें एक ऐसे युग में ले जाती है जहां मानव जीवन के हर छोटे बड़े अवसर को प्रबंधित करने के लिए एक बाकायदा नियम और एक बेहतरीन व्यवस्थित ढांचा हुआ करता था। यह किसी भी आधुनिक समाज के लिए एक तरह का प्राचीन मास्टर प्लान था। तो आगे की रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहले मानव जीवन चक्र के पारंपरिक चरणों और उनके सामाजिक ढांचे को समझेंगे और फिर हमारा ध्यान ऐतिहासिक रूप से समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और उनके संस्थागत उन्मूलन पर केंद्रित होगा। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू सांस्कृतिक जीवन की बिल्कुल नींव की। इसे अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो यह एक पारंपरिक समाज का अंतिम ब्लूप्रिंट है। ये 16 संस्कार असल में किसी भी व्यक्ति के पूरे अस्तित्व का एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करते हैं, गर्भाधान से शुरू होकर अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार तक। ये पूरी सूची मानव जीवन की टाइमलाइन के साथ अनुष्ठानों को बहुत ही तार्किक तरीके से जोड़ती है। जरा सोचिए, ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि जीवन के हर पड़ाव पर व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ने का एक बेहद स्ट्रक्चर्ड और रणनीतिक तरीका है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है ज्ञान का प्रबंधन। ऐतिहासिक रूप से इन 16 जटिल चरणों को क्रमबद्ध, याद रखने और पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कमाल के तरीके अपनाए गए। यहाँ इस्तेमाल किया गया वाक्य देखिए। ये है एक ऐसा अचूक निमोनिक या याद रखने का तरीका है जहाँ हर शब्द का पहला अक्षर एकदम सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन 16 चरणों को खोलता है। ग से गर्भाधान, पू से पुंसवन और ऐसे ही अंत तक, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। ज्ञान को सुरक्षित रखने का ये कितना प्रभावी तरीका था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस व्यवस्थित संरचना में एक नए सदस्य की एंट्री यानी समुदाय में उसका स्वागत कैसे किया जाता है। खुशी के ये अनुष्ठान एक स्पष्ट क्रम में आगे बढ़ते हुए नए जीवन का समुदाय में एकीकरण करते हैं। जन्म से पहले ही आरणी के जरिए माँ की भलाई और पोषण सुनिश्चित किया जाता है। फिर होता है जलवा पूजन, जो जन्म के 10 दिन बाद होता है। यह जल के महत्व और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। और अंत में ढूंढ की रस्म, जो बच्चे के जीवन के पहले प्रमुख त्योहार यानी पहली होली का जश्न है। ये पूरा प्रोसेस नए सदस्य को समुदाय में शामिल करने का एक बेहतरीन और चरणबद्ध तरीका है। बचपन के बाद आता है वयस्कता का चरण। यह चरण राजस्थानी विवाहों की अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और उत्सवपूर्ण शब्दावली से भरा है, जो मूल रूप से सामाजिक संबंधों और नेटवर्क को मजबूत करने का काम करता है। विवाह से जुड़े दर्जनों शब्द हैं, लेकिन चलिए कुछ सबसे अनोखी रस्मों को तेजी से समझते हैं। सबसे पहले है बिंदोली। विवाह से ठीक एक दिन पहले ये रस्म निभाई जाती है, जहां वर और वधू दोनों के घरों में उनकी अलग अलग ऊर्जावान शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। ये एक तरह का जबरदस्त प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है। तोरण एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक रस्म है। दुल्हन के घर के दरवाजे पर लगे इस पवित्र प्रतीक को दूल्हा अपनी तलवार या लकड़ी से 7 बार छूता है। यह अनिवार्य रूप से वह क्षण है जब दूल्हा औपचारिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और अपना प्रवेश सुनिश्चित करता है। एक तरह का फॉर्मल चेक इन। और शायद शादी की सबसे मनोरंजक परंपराओं में से एक है टूटिया। जब दूल्हे की बारात घर से निकल जाती है तो पीछे से घर की महिलाएं एक पूरा नाटक रचती हैं। वे दूल्हा दुल्हन का रूप धरकर एक नकली शादी करती हैं। ये पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व में खुशी और हंसी मजाक का एक शानदार नाट्य प्रदर्शन है। तनाव कम करने का एक बेहतरीन तरीका। जैसे जैसे जीवन चक्र स्वाभाविक रूप से समाप्त होता है, मृत्यु से जुड़े गंभीर रीति रिवाजों और उनके सामाजिक इम्पैक्ट को भी समझना आवश्यक है। यहाँ इन 2 शब्दों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है, खासकर रणनीतिक दृष्टिकोण से। मौसर मृत्यु के बाद का पारंपरिक मृत्यु भोज है, जो शोक सभा और सामुदायिक सहयोग का हिस्सा है, जबकि जोसर एक काफी अजीब प्रथा है, जहाँ व्यक्ति जीवित रहते ही अपना मृत्यु भोज आयोजित कर देता है। एक तरफ तार्किक सामाजिक सहयोग है तो दूसरी तरफ एक बहुत ही असामान्य व्यक्तिगत पहल। यहाँ से कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। अब हम उन अंधकारमय ऐतिहासिक प्रथाओं का सामना करेंगे जिन्होंने इन जीवन चरणों को कलंकित किया था, और उन संस्थागत कानूनों को समझेंगे जिन्होंने एक बड़े नीतिगत सुधार को जन्म दिया।
कानूनों पर नजर डालने से पहले एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। सती और जौहर को अक्सर एक मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सती पति की मृत्यु के बाद होने वाली प्रथा थी। दूसरी ओर जौहर मुख्य रूप से मध्यकाल में युद्ध के दौरान विदेशी आक्रमणकारियों से सम्मान बचाने के लिए महिलाओं द्वारा किया गया एक पूर्व नियोजित सामूहिक आत्मदाह था। ये दोनों पूरी तरह से अलग परिस्थितियों और कारणों से प्रेरित थे। प्रशासन और सुधार प्रबंधन के लिहाज से ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये उच्च स्तरीय सारांश स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि किस सामाजिक बुराई को किसने और किस वर्ष समाप्त किया। ये ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक, हर विलास शारदा का बाल विवाह अधिनियम 1833 में, कोटा में कन्यावध पर प्रतिबंध और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डाकन प्रथा पर लगाई गई रोक। अगर इसे एक टाइमलाइन पर देखें तो स्पष्ट होता है कि 1829 से लेकर 1929 तक सामाजिक कानूनी सुधारों की एक व्यवस्थित लहर आई। ये दर्शाता है कि कैसे ये बड़े नीतिगत बदलाव स्थानीय राजस्थानी शासकों और ब्रिटिश अधिकारियों दोनों के संयुक्त प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम थे। बदलाव का एक बेहतरीन प्रबंधन। लेकिन 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगने के बावजूद 1987 का वर्ष हमें चौंका देता है। ये राजस्थान के देवराला में सती की अंतिम दर्ज घटना का वर्ष है। ये अकेला आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विधायी परिवर्तनों और कानूनी प्रतिबंधों के लागू होने के बावजूद समाज के गहरे स्तर पर पुरानी प्रथाओं को मिटाना कितना जटिल कार्य है। नीतियां बनाना एक बात है, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर बदलाव लाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा रणनीतिक प्रश्न सामने आता है। जन्म से मृत्यु तक के इस व्यवस्थित चक्र और भारी सामाजिक सुधारों के प्रबंधन को देखते हुए हमें ये सोचना होगा कि कोई भी समाज अपने पूर्वजों की जीवन सांस्कृतिक विरासत को कैसे सहेजे और साथ ही समय के साथ संस्थागत और वैचारिक रूप से प्रगतिशील कैसे बना रहें। इसी विचार के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।